पर यह बात कह रही है कि डिमांड अब कम हो गई है, मजदूर अब वापस आ गए हैं। जब गांव में काम ही नहीं मिलेगा तो मजदूर बेचारे मजबूरी में आएंगे ही वापस, शहरों के अंदर खड़े होंगे, 15 दिन में एक बार उन्हें काम मिलेगा, जिस तरह से यह रिपोर्ट आपको बता रही थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े चिंतित करने वाले आंकड़े जरूर हैं। अब कुल मिलाकर सरकार की सोच एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या कहीं ना कहीं जमीनी सच्चाई जो है उसको थोड़ा ढकने की कोशिश की गई है, यह बात कह के कि मनरेगा में आवंटन की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। इस पर फटाफट थोड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ अर्थशास्त्री जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीए अमनचूक साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ प्रवीण झा साहब जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं झा साहब, प्रोफेसर साहब, ये जो पूरी अभी हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई और कुछ आंकड़े भी जो हम लोगों ने दिखाए कि किस तरीके से मनरेगा में कम से कम मोदी सरकार में आवंटन वैसे ही थोड़ा कम होता जा रहा था, कोविड के दौरान ये आवंटन काफी बढ़ाया गया और अब फिर से प्री कोविड लेवल पर आवंटन आके खड़ा हो गया है। सरकार कह रही है डिमांड, क्योंकि अब रिकवरी बिल्कुल हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की बात है। मजदूर जो हैं गांव में इतने ज्यादा हैं नहीं, बेरोजगारी ऐसी दिख नहीं रही, इस वजह से हमने एलोकेशन को कम कर दिया है। जी, ये पूरी तरह से जैसा आपकी चर्चा से स्पष्ट हुआ और सौरभ ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिया है, ये इसको कहेंगे कुतर्क है। कुतर्क इसलिए है कि पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि जमीन पे मांग है, ऐसा नहीं है कि मांग नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे आपने बताया, अगर वो 7% के आसपास होगा तो मांग तो होगी ही होगी। उसके अलावा सीधी सी बात है, कुतर्क इस तरीके से भी है कि आपको एलोकेट करने में क्या जाता है। खर्च तो तभी होगा ना जब डिमांड होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपकी समझ से जो है इसकी जरूरत कम पड़ गई है, तो जो बाकी आंकड़े हैं उसको देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है, इस सबको मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब का जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, सर थोड़ा सा आपकी लाइन में दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा सुधार के एक बार दोबारा मैं आपके पास वापस आता हूं। पर चूक साहब, सरकार ये जो पूरी बात कही जा रही है कि देखिए डिमांड कम हो गई है, कोविड के बाद रिकवरी अब हो गई है, इस वजह से जो एक ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम समझ लीजिए मनरेगा जो जिस तरह की है, उसमें आवंटन की इतनी आवश्यकता है नहीं। सर लेकिन आंकड़े जो है 2022 के ही अगर दिसंबर की हम बात करें, सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.7% है। आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी जहां पर वो मजदूर बेचारे परेशान होकर अपने गांव छोड़ के इस वजह से आ रहे हैं कि वहां नौकरी नहीं मिल रही और शहरों में भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी डिमांड है नहीं मनरेगा की और लोगों को वहां काम नहीं दिया जा सकता। तो पहले तो नमस्कार है जी, जय हिंद है। हम इसको जरा यूं समझें, आपने जैसे सीएमआई का डाटा का बात करी, वो 1,74,000 हाउस होल्ड से डाटा लिया जाता है। 2018 से इन्होंने प्रथा शुरू करी, जो कि इस टाइम पे ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें 23% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गया था हिंदुस्तान का, जो कि अब वापस 7% के करीब आ गया है। सीएमआई के डाटा को अगर साइड पे रखें, 1991 से लेके टिल डेट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें हिंदुस्तान की, ऑन एन एवरेज 5.5 से 6.5% रही। इसको मैं थोड़ा साइड पे रख के अब मैं एक दूसरी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। पूरा जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के तहत जो हिंदुस्तान है, वो ऑफ शोरिंग और टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन के कारण ही इमर्जिंग इकोनॉमी से वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकता है। ये ऑफ शोरिंग से साथ में टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन करने के लिए आप ये समझिए, आपने जो भी रिपोर्ट भी दिखाई सौरभ जी की रिपोर्ट, उसमें उस आदमी ने कहा कि जिसको स्किल है, जिसको कुछ करना आता है, उसको नौकरी मिल जाती है, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में। यानी कि जो अनस्किल्ड है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट का यही सोचना है कि धीरे धीरे करके ये जो रूरल इंडिया में जो लोग हैं, उनको अगर फ्री में पैसा या मिनिमम 100 दिन की एम्प्लॉयबिलिटी मिलती रहेगी तो वो हिलेंगे नहीं। और आप देखें आंकड़ा, 19 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा अपना खर्चा किया है बजट के दौरान मनरेगा के तहत, जो कि फिगर अच्छी नहीं है। इसी के तहत मेरे को लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने स्टेप्स उठा रही है, इसके तहत पहला, रूरल एरिया में अगर कोई काम करना चाहता है उसके लिए एग्री टेक की तरफ मेरे को लगता है व्यवसाय बनेंगे, जिसमें इन्होंने इस बार एग्री के तहत एग्रीगेटर फंड बनाया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको एक तरह से स्किल दिया जाएगा।
नहीं, जो हम ये बातें कर रहे हैं सर, ये क्योंकि सुनने में अच्छी लगती है कि इसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाएगा, गांव में सडनली बहुत सारी एग्रीकल्चर को लेकर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। सर ये बातें हम लोग सिर्फ मोदी सरकार में नहीं, हम मतलब इससे पहले की सरकारों में भी सुन रहे हैं किस तरीके से तकनीक लेके आ जाए। किसानों की, गरीबों की जो पूरी अभी उनकी स्थिति है वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का उसमें फर्क आ गया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्किल्ड लेबर की तरफ हमें बढ़ना होगा, सरकार को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि लोगों को स्किल करा जा सके। इसी वजह से मतलब आश्रित होने की जगह हम जनरेशन की तरफ बढ़ें तो हमारी इकोनॉमी के लिए और ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी की यथास्थिति को देखते हुए ये सारी बातें कहना कि ऐसी जॉब्स बनेंगी, ऐसा स्किल होगा, जो आज ये गरीब आदमी खड़ा है जो इस बात को कह रहा है कि जी मुझे तो सिर्फ फावड़ा लेकर खुदाई करनी आती है, तो क्या सरकार उसको छोड़ देगी? मैं 30 सेकंड और लूंगा इसी में जी। जहां एक तरफ मैं ये कह रहा था कि अगर रूरल एरिया में कोई रहना चाहता है उसको एग्री के साथ टेक्नोलॉजी, एक तो वो हो गया। फिर भी अगर कोई अनस्किल्ड आदमी है, जो आपने जिक्र किया, उसके लिए तभी तो आवास योजना में ऑलमोस्ट 66% का इंक्रीज किया गया। साथ में जो ये सड़क योजना है वहां पे कांस्टेंट बजट रखा गया क्योंकि वहां पे एलोकेशन या एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ। तो यानी कि वहां पे अनस्किल्ड लेबर को एक तरह से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। साथ में टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में जो एमएसएमईज हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं, जिनको एक फर्दर क्रेडिट गारंटी दी गई है, वो इसीलिए ताकि अनस्किल्ड लेबर वहां से माइग्रेट होकर उस तरफ भी जॉब ले पाए। ठीक है। प्रोफेसर झा, आप सुन रहे थे, चुग साहब की बात भी आप सुन रहे थे, जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सरकार का जो पुश है वो इस तरफ है कि जो एक तो जो रूरल लेबर है उसको डाइवर्सिफाई करा जा सके, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर ना हो कि सिर्फ वो फावड़ा लेकर खुदाई का काम कर सके, उसको और जगह पर भी मौका मिले। और साथ ही साथ सरकार ने अगर मनरेगा में थोड़ा बजट कम भी किया है तो अपनी बाकी जो स्कीम्स हैं जिनका रूरल एम्प्लॉयमेंट पर जिनका फर्क पड़ सकता है, चाहे वो सड़क बनाने की स्कीम्स हो, चाहे बाकी और एमएसएमई की जैसे उन्होंने बात कही, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखा है कि जो सबसे गरीब आदमी है उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ ना पड़े, उसके लिए ऑप्शंस बने रहे। नहीं नहीं नहीं, आप बजट के आंकड़े को आपने मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत गंभीरता से उसको देखा है। पहली बात तो ये देखिए ना, जो ओवरऑल फिस्कल एनवेलप है उसका क्या हुआ। जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है रियल टर्म्स में वो घट गया है। एग्रीगेट रियल एक्सपेंडिचर जो है, नॉमिनल एक्सपेंडिचर जो है 45 लाख करोड़ से, रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये जो था 41.9 लाख करोड़ था। रियल टर्म्स में क्या हुआ, अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो घट गया ना। इसमें जो है अधिकतर स्कीम्स, और इसका जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है किसमें गया है, 3.3% ऑफ जीडीपी जो है वो 10 लाख करोड़ के आसपास कहां गया है, आप सबको पता है, कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। तो अगर आप इन चीजों को देखें, जैसे भी होगा वो नीचे से उन लोगों को तय करना पड़ेगा। तो जो रूरल इलाके, मतलब ग्रामीण भारत में जो है, रूरल एरियाज में जो एक्सपेंडिचर है, ये कहना कि वो बढ़ गया है वो काफी गलत होगा। बीसेक फ्लैगशिप स्कीम्स को मैंने देखा है, उसमें रियल टर्म्स में या तो वो घटा है या वही है। बस 2-3 स्कीम है जिसमें बढ़ा है, जैसे आवास योजना है, जल जीवन मिशन है, इसमें बढ़ा है। दूसरा क्या होता है कि स्किल और ये सब देखिए, एक तो एजुकेटेड यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कितना है, 30% के आसपास। उनके पास तो स्किल्स है ना, क्यों नहीं उनको काम मिल रहा है, क्या समस्या है वहां। ये कह देना कि साहब आप थोड़ा स्किल दे दीजिए, थोड़ा, उस सबको आपको इंटीग्रेटेड ढंग से लेके चलना होगा। और जो भी डाइवर्सिफाई करने की स्थिति में है, एक जॉब से दूसरे में, एक जगह से दूसरे में, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। यहां तो जीवन मरण का सवाल है, बिल्कुल ये चीज है। और दूसरा ये कहना कि जो ये भी एलोकेशन जो है 89,000 करोड़ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में था, घट के 60,000 करोड़ पे आया। ठीक है, एक्चुअली ज्यादा घटा है। कैसे ज्यादा घटा है? क्योंकि बैक वेजेस जो हैं, जो पेंडिंग ड्यूज हैं, जो सेंटर को स्टेट्स को देना है, वो तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास आ जाता है जी। अगर आप देखिएगा तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर उसको लेके आप देखिएगा तो एक्चुअली कंप्रेशन और भी ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो चुग साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार का जो पूरा अजम्पशन है वो इस बात पे है या इस तरह एक पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है, बिग पिक्चर, की हमारी पोस्ट कोविड रिकवरी पूरी हो गई है। और ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम ना तो अभी
प्री कोविड, क्योंकि प्री कोविड भी ऐसा नहीं था कि हमारी इकोनॉमी 8% से ऊपर पे ग्रो कर रही थी, जो हम ये मान के चले कि उसकी रिकवरी अभी हो जाएगी। आईएमएफ ने भी हमारा थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन है उस जीडीपी के, वो भी थोड़े से कम करे हैं। और सरकार जो है वो ये मान के चल रही है कि जो अभी भी इंटरनेशनल जो जिस तरह का रिसेशन की बातें हो रही हैं, जो एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर, ऑयल प्राइसेस को लेकर, उन सबसे इंसुलेट करने के बाद हम इस साल एक जबरदस्त रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने खुद ही आपका जवाब दिया। वर्ल्ड की इस टाइम पे 2% से बढ़ने की कतार पे है। जो 2020 से पहले का समय था वो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन था। 2020 के बाद का समय है स्लोबलाइजेशन का। स्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में जहां यूएस जो $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, यूके $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जापान ऑलरेडी रिसेशन में खड़ा हुआ है, यूरोप $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी रिसेशन में। अगर हिंदुस्तान फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुका है, अभी मैं बनने की बात नहीं कर रहा, बन चुका है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हम अगले 10 साल में डबल ऑफ द जीडीपी हो जाएंगे, 7.5 ट्रिलियन, तो यह अपने आप में क्रेडेंशियल है हिंदुस्तान का कि जो 10 लाख करोड़ जो इस बार जो इन्होंने कहा, जिक्र किया झा साहब ने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ हमने खर्चा किया या करेंगे, यही तो रॉबस्टनेस है हमारे बजट की। यही तो हमारे हिंदुस्तान को कंजम्पशन ड्रिवन से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन की तरफ मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। रही बात एब्सोल्यूट टर्म्स में, जब आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, जो पहले 7.5-8% होता था, उस जमाने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम नहीं देखते थे। 2014 से पहले हम WPI को देखते थे, और उस जमाने अगर हम CPI देखें वो 13-14% पे था, यानी कि नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ रेट थी। 2014-15 के बाद जब हमने CPI को अडॉप्ट किया, उसके बाद हमारी आप देखें रियल जीडीपी ग्रोथ स्टोरी है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ में हमेशा जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ महंगाई का दर, जो कि सही वाला CPI था, उसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। झा साहब, मैं अंत में बस आपसे इस पर जवाब चाहूंगा, जिस तरह से चुग साहब बता रहे हैं कि हम, और सही बात भी है, आप कोई भी IMF के, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठा के देखिए, इंडिया को अभी भी एक ब्राइट स्पॉट की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो आसपास पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो इंटरनल कंजम्पशन है, जो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ है, वो उसको इंसुलेट करती है। तो ऐसे में क्यों ना सरकार, जो जिस तरह के सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है कि देखिए हम टुवर्ड्स ग्रोथ अगर हम जा रहे हैं और उसका फायदा पूरे निचले तबके तक भी मिलेगा, हमारी स्कीम्स का फायदा निचले तबके तक भी मिलेगा, तो क्यों सरकार की इस जो ये बात है, इसमें आपको कोई संशय है? नहीं अंकित, जो आपने कहा, सीधी सी बात यह है कि अगर आप पिछले 40 साल को देखें तो चीन और हिंदुस्तान 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रहे हैं। तो कोई आज की बात तो है नहीं है, ये 40 साल से है ऑन एन एवरेज। अगर एवरेज ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो ये दोनों जो बड़ी एशिया की इकोनॉमीज हैं वो रही है। मूल बात ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव था 2014 तक। बात बताना चाहता हूं कि इस ग्रोथ का आउटकम्स क्या होता है, ग्रोथ कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ग्रोथ क्या आपको इंप्लॉयमेंट दे रहा है? हाँ। नहीं दे रहा है। आप देखिए लेबर ऑब्जॉर्प्शन की स्थिति क्या हो गई है। आप अगर देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 के आंकड़े देखेंगे, जो भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, उसमें क्या हो रहा है, हम जॉब लेस से जॉब लॉस ग्रोथ में चले गए हैं। आप 3-4 साल के आंकड़े देख लीजिए, RBI का डेटा है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रोथ फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ग्रोथ एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल, ग्रोथ के चीजें और हो नहीं सकती, लेकिन ग्रोथ की संरचना क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। चुग साहब, मैं आपको जवाब देने का मौका दे नहीं पाऊंगा, बिल्कुल समय खत्म हो